माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का यहाँ पे एईसी पेपर हिंदी। ओके, एईसी पेपर इंग्लिश पे वीडियो बन गया। अगर आपके फ्रेंड्स अगर लिए होंगे तो आप उनसे शेयर कर देना। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा बेसिक हो जाए इंट्रोडक्शन। मेरा नाम क्या है? प्रेरणा दशौंधी। ओके, मैं भी धनबाद से ही हूँ। भले हमारा चैनल रांची यूनिवर्सिटी वगैरह का बनाता है, लेकिन हम बहुत खुश है कि अब बीबीएम क्यू भी हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग क्या करें, इस पर मोर एंड मोर वीडियो बना सके। ओके, और आप भी जरूर बताइएगा आप अपना रियल नेम, क्योंकि यूट्यूब में तो कुछ भी नाम रहता है, तो आप यूट्यूब पे अपना रियल नेम और आप कहाँ से हो ये जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि एक इंट्रैक्शन बन जाए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा क्या रहता है पहले कि सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ सब डर मत जाइएगा कि यहाँ पे तो प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए, आपको जो अभी एसी इंग्लिश ले रहे हैं वो बाद में सेमेस्टर 2 में जाके इसी को पेपर में पढ़ेंगे, और जो अभी ये आप ले रहे हो ना हिंदी, ये इंग्लिश वाले फिर इसी को वापस से आके पढ़ेंगे। तो बात सेम ही है, आप कोई भी लो एक पहले। और ये आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा बेटा? 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट में आपको देख लीजिए क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, लिंग क्या होता है, निर्णय निर्णय है, लिंग निर्णय पहचानना होगा आपको, फिर ठीक है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, फिर मुहावरे पढ़ना होगा, लोकोक्तियां पढ़ना होगा, पल्लवन और संक्षेपण पढ़ना होगा। सब भी एक एक थोड़ा हम लोग बात करेंगे, तो अभी डरिएगा मत। ओके, चलिए यूनिट 2 में क्या है हमारा? संप्रेषण से, ठीक है, संप्रेषण से। तो प्रकार एवं महत्व, फिर संप्रेषण क्या होता है? दैट मीन कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग अपने आचार विचार को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। फिर आपका यहाँ पे निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है, फिर एवं उसकी उपयोगिता। जो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है, जो जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। इसकी उपयोगिता क्या, एप्लीकेशन क्या है, इस पे भी बात करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चा, आपको डाउट होगा कि पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा या फिर एमसीक्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारे हिसाब से पेपर क्या आएगा? सब्जेक्टिव आएगा। बट बाय द लक आपका, अगर बाय द वे आप मतलब आपका लक खराब हुआ, ठीक है, बाय लक आपका खराब हुआ, तो क्या होगा? एमसीक्यू आ जाएगा। तो हमने इस पे भी क्वेश्चन बना रखे हैं, 300 या 150 कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू के। इसको पहले हम लोग सब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा रहा, कमेंट का रहा आप लोग का टाइप पार्ट 2 लाने का, तो हम लोग उसका एमसीक्यू भी बना के आपको कर देंगे, ताकि दोनों में कुछ भी आ जाए फिर आपको प्रॉब्लम ना होगा। पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आप जाओ एग्जाम देने, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका समास क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि समास क्या है, समास के वेद क्या है, और इसका विस्तार विस्तार से आपको वर्णन करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि समास होता क्या है। तो हमें समास का डेफिनेशन पता है। क्या पता है भाई? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर क्या एक संक्षिप्त मतलब एक छोटा शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं? नील कमल बोलते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, ये पूरा जो बहुत सारे 3-4 वर्ड के थे वो मिलके क्या बना? एक वर्ड बना, नील कमल, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों का क्या करना? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब क्या होता है? छोटा करना। ओके, चलिए उसके बाद हमारे समास के बीच में आने वाली विभक्ति चिन्ह, जो हमारे विभक्ति चिन्ह है, वो किसके बीच में जो समास आते हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे का, के, की, में, पर आदि हटा दिए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र लिखते हैं ना, उसके बाद राजा का पुत्र लिख के समास जब इसका हमको करना होता है तो क्या करते हैं? राजपुत्र करते हैं। दैट मीन का को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं संक्षिप्त बनाने के लिए। तो वही बताया जा रहा है कि विभक्ति चिन्ह को हम लोग हटा के क्या करते हैं? डायरेक्ट मेन शब्द को लिख देते हैं जो पद प्रधान होता है। ओके, तो आपका समास इसको समझ में आ गया। समास की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बने हुए संक्षिप्त शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ओके, अब देखिए
समास का तो उद्देश्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जान लीजिए क्या होता है भाई। तो शब्दों में, भाषा में संक्षिप्त करने के लिए, भाषा को संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना, ठीक है। फिर भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, प्रभावशाली दिखेगा, थोड़ा इफेक्टिव दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना। फिर वाक्य को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, समास के उदाहरण से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। ओके, आप एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखिएगा? अ, ब, त, क, अब तक दर्द, ये वर्ड याद रहेगा? बोलिए, अब तक दर्द याद रहेगा? क्या है, कितना है टोटल? 6 है ना। अब तक दर्द है। अ से हमारा क्या हुआ? अवयवी भाव समास हो गया। ब से क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। त से क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। क से क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। और द से क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। और एक द से क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रिक्स बहुत अच्छा है कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। 5 रहे, 6 रहे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अब तक दर्द, तो आपका 6 शब्द है, 6 शब्द नहीं 6 वर्ड है इसमें, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं। पहला समास क्या है भाई? अवयवी भाव समास, ठीक है। फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। जो समास आपको इजी लगे, जो अच्छा से आता है, उसको पहले लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि सीक्वेंस में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। जो आपको अच्छा लगता है पहले उसको लिखो, ठीक है। पहला देखिए, हम लोग अवयवी भाव समास के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वही क्या होता है? प्रधान होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि भाई ये अवयवी भाव समास है? तो आपको क्या क्या दिखेगा? अगर देखिए, आ दिख गया, अनु दिख गया, ठीक है। अनु से कोई भी बना हुआ वर्ड, ठीक है। आ दिख गया, अनु दिख गया, प्रति दिख गया, जैसे होता है ना प्रतिदिन, ये सब। फिर आपको हर दिख गया, ओके। या फिर आपको यथा दिख गया, जैसे यथाशक्ति होता है, यथा दिख गया। अगर ये सब आपको वर्ड कुछ दिख जाता है, और एग्जाम्पल में आजीवन, जैसे आ से क्या बना सकते हैं? आजीवन, अमरन, तो ये सब क्या होगा? सारा हमारा अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपका उदाहरण में। प्रतिदिन, ठीक है। प्रति वर्ड दिख रहा है, तो यानी क्या हो गया? हर दिन। इसका मतलब यहाँ पे दिखा रहा है। यथाशक्ति, यथाशक्ति भी हमारा क्या है? अवयवी भाव समास है। इसका मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। फिर यथा समय, यथा वर्ड दिख गया, उससे कुछ भी बना हुआ है, दैट मीन वो क्या है? हमारा अवयवी भाव समास है। आपका एमसीक्यू तो है नहीं, तो आप याद रखने के लिए क्या याद रखो? या फिर प्रतिदिन रहेगा, प्रति रहेगा, यथा रहेगा, हर रहेगा, या फिर अनु से कोई वर्ड बना हुआ रहेगा, तो सारा हमारा क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा, ओके। चलिए, फिर हमारा आता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, इसका देखिए क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है आपका तत्पुरुष समास का। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ विभक्ति का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? हमारा दोनों, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद नहीं, क्या होता है हमारा? दूसरा पद प्रधान होता है, ओके। देखिए, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, का क्या होता है? विलोप हो जाता है, हट जाता है। फिर जलपान, जल का पान। ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाला वासी, ओके। देखिए, हमारा कर्मधारय समास का देखिए, कर्मधारय समास का क्या डेफिनेशन है? जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेषण और विशेष से का क्या होता है? रिलेशन होता है, संबंध होता है, ओके। एग्जाम्पल में देखिए, नील कमल, नील क्या है? इसका विशेष से ही है ना, इसका विशेषण है, ठीक है। तो देखिए, नीला कमल, नील कमल हो गया। महापुरुष, महान पुरुष। फिर चंद्रमुख हो गया, चंद्र जैसा मुख, ओके। और आपको विशेषण और विशेष से आता है ना। देखिए, विशेषण क्या होता है भाई? तो विशेष से, पहले विशेष से समझे। विशेष से मतलब जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे नील कमल, यहाँ पे कमल क्या हो गया? विशेष से हो गया, और आपका नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए, उसके बाद हमारा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान किस रूप में होते हैं? देखिए भाई, माता पिता, आपके लिए माता जितना इंपॉर्टेंट है उतना पिता भी है। दोनों पद प्रधान हुआ ना, दिन रात, जितना दिन जरूरी है उतना रात भी है,
ठीक है, सुख दुख दोनों का एक साथ। और सुख दुख यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, विपरीत। अगर कोई विपरीत है, दिन रात हो गया, सुख दुख हो गया, ये सब विपरीत है, तो ये भी हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास ही होता है। ओके, चलिए। और बीच में अगर आपका योजक चिन्ह दिख गया, ये वाला चिन्ह दिख गया, तो वो भी क्या है आपका, वो द्वंद्व समास है। ठीक है, या तो विपरीत दिखेगा, या योजक चिन्ह दिखेगा, या फिर दोनों पद क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दिख सकते हैं, देश विदेश हो सकता है ना, ये सब भी, घास फूस, ये सब भी इसी का एग्जाम्पल है द्वंद्व समास का। चलिए, उसके बाद हमारा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या, जिस समास में पहला पद संख्या का प्रकट होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। आपको द्विगु में क्या क्या ध्यान रखना है, द्विगु, ठीक है, जिसमें क्या होगा, पहला पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यात्मक होगा। संख्यात्मक कहने का मतलब देखिए, त्रिलोकी, त्रि का मतलब क्या होता है भाई, तीन, है ना, तीन लोक होता है ना। सप्त ऋषि, सप्त का मतलब कितना होता है, सात। पंचवटी, पंचवटी का मतलब, पंच का मतलब कितना होता है, पांच। तो द्विगु समास आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, चलिए, उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट समास क्या आ गया हमारा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का आप डेफिनेशन देख लीजिए, जिस समास में समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं तो दोनों पद छोड़ के कोई तीसरा पद आके क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, किसी तीसरे के बारे में बात होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए उदाहरण में देखिए, चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है, चक्रपाणि का मतलब जिसके हाथ में चक्र है। अब आप लोग इसका कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, दूसरा में देखिए, पीताम्बर, जो पीले वस्त्र पहनता है उसे क्या कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं। दिगंबर, जो आकाश को वस्त्र मानता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात क्या हो गया, हमारे शिव जी होते हैं। दशानन, तो फिर रावण का जो होता है। ओके, तो ये सब है हमारे क्या, बहुब्रीहि समास। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं किसके और, तो पर्यायवाची शब्द के और। पर्यायवाची शब्द हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भाई, क्या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार पर्यायवाची शब्द का हम लोग डेफिनेशन देख लीजिए। मे भी डेफिनेशन तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ समान व लगभग होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची कब कहते हैं, जिसका अर्थ समान होता है और उसका कोई दूसरा वर्ड से भी जब जाना जाता हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाला विभिन्न शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची। जो अलग अलग शब्द का अर्थ एक ही हो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आप याद कर लो, क्या क्या है, सूर्य, रवि है, भानु है, आदित्य है, दिनकर है। ठीक है, क्या क्या है, रवि, भानु, आदित्य, दिनकर। ओके, फिर जल का देख लीजिए, जल का क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, सलील हो जाएगा और वारी हो जाएगा। ओके, पृथ्वी का देख लीजिए आप लोग, पृथ्वी का धरती हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, धरा हो जाएगा और वसुंधरा हो जाएगा। ओके, पर्यायवाची शब्द का क्या महत्व है भाई, तो देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या करता है, समृद्ध और सुंदर बनाता है भाषा को। लेखन में दोहराव से क्या करते हैं, बचाते हैं। अब एक ही बार बार हम सूर्य 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 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं, जहाँ जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है वैसा डालते हैं तो बढ़िया दिखता है। साहित्य में अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। इसका यूज अधिकतर हमारे क्या, लिटरेचर, साहित्य में दिखते हैं। इसको और भी ज्यादा प्रभावशाली और सौंदर्य देता है। ओके, चलिए, अब हमारा क्या है, लिंग निर्णय। ओके, तीसरा क्या है, लिंग निर्णय टॉपिक है। चलिए, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, लिंग क्या है, हिंदी में लिंग के प्रकारों का उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। ओके, तो हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ संज्ञा सर्वनाम के उसके रूप को, संज्ञा सर्वनाम के उस रूप से जिससे स्त्री या पुरुष का बोध होता है। संज्ञा सर्वनाम का उस रूप से है जहाँ पे क्या पता चलता है हमें कि स्त्री है या पुरुष है, यही से होता है ना लिंग। फिर देखिए, दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री पुरुष होने का संकेत देने वाले रूप को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जो हमें बोध कराता है कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, या स्त्री है या पुरुष है, वो जो हमें बोध कराते हैं उसी वही संकेत को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ओके,
चलिए उदाहरण देखिए, लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। अब देखिए हिंदी के अनुसार लिंग के प्रकार कितने हैं, तो हमारे हिंदी के अनुसार क्या है? 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। संस्कृत में जाए हम नपुंसक लिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है। पुल्लिंग में देखिए, तो पुल्लिंग का क्या होगा? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या हो गया? लड़का हो गया, राजा हो गया, शिक्षक हो गया, पुत्र हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, आप कुछ भी लिख दो, उस सब से क्या पता चलता है कि पुरुष जाति का है कि नहीं? और पुरुष के कुछ उदाहरण क्या हो गए हमारे, जो नेचुरल ये पे है, ठीक है। सूर्य, पर्वत, पर्वत को क्यों ये किया गया है? क्योंकि पर्वत भी क्या होता है? कठोर होते हैं और जैसे मजबूत होते हैं, ये सब क्या पुरुष जाति में गुण देखा गया है, उसी के हिसाब से यहाँ पे इनको माना गया है, ठीक है। फिर पेड़ हो गए, नगर हो गया, हाथी हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा स्त्रीलिंग हो गया, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कह लेंगे? स्त्रीलिंग कह लेंगे। जैसे उदाहरण लड़की, रानी, शिक्षिका, पुत्री, घोड़ी, है कि नहीं? फिर देखिए स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण क्या हो गए हमारे, माता, बहन, नारी, गाय, नदी, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम किससे पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए तो देखिए, आ को हम लोग किस में परिवर्तन कर देते हैं? ई में, ठीक है। आ को किस में परिवर्तन करते हैं हम लोग? ई में, तब जाके हमारा क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। उदाहरण देखिए, लड़का, ये है कमेकर का, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ई, ओके। बूढ़ा को बूढ़ी, पेड़, ठीक है। चलिए फिर सेकंड में देखिए, अ या आ के स्थान पर इया लगाना, ठीक है। ये इससे भी क्या हो जाता है? हमारा स्त्रीलिंग होता है। कुत्ता, देखिए अ का भी है ना, अ या आ का उच्चारण है कुत्ता में, है कि नहीं? इसको हम लोग किससे कर दे रहे? इया में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। बकरा से बकरिया, ठीक है। थर्ड में देखिए, अलग शब्दों का प्रयोग, ये क्या है? तो राजा से क्या हुआ? रानी, पिता का माता, भाई का बहन, ठीक है। इसमें ये नहीं कि को आ को हम लोग ई में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें नहीं है। देखिए पिता माता में नहीं ना, अलग अलग वर्ड है, ठीक है। चलिए 4 में देखिए, अब हमारा क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। बहुत सारे शब्द रहते हैं, उसके कुल सबको मिलाकर हम क्या करते हैं? जब एक शब्द लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है। इसका आप लोग देख लीजिए एक बार डेफिनेशन अच्छे से। जब कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के बदले क्या कहते हैं? एक शब्द। इससे क्या होता है? सब भाषा संक्षिप्त होता है, छोटा होता है कि नहीं? ओके, और प्रभावशाली होता है। और एक डेफिनेशन देख लीजिए, किसी वाक्य या विचार को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, उसके अर्थ उनके शब्दों के बदले एक शब्द कहलाता है, ठीक है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहलाता है। तो ये आपको याद रखने होंगे कुछ कुछ जो यहाँ पे है, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब का उदाहरण है, ठीक है। जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मरेगा वो क्या कहलाएगा? अमर कहलाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 4 शब्द हैं, 4 के बदले क्या लिखाया? एक शब्द लिखाया। जो पढ़ा लिखा ना हो तो वो क्या कहलाएगा? अनपढ़ कहलाएगा। जो सब कुछ जानता हो क्या होगा? सर्वज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता है क्या, वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। जो उपकार को मानता हो क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जो उपकार को ना माने वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ, ठीक है। फिर देखिए, जो दिखाई ना दे, तो जो दिखाई ना दे क्या होगा? अदृश्य हो जाएगा। जो दूसरों की भलाई करे, तो दूसरों की जो भलाई करते वो क्या कहलाते? परोपकारी कहलाते हैं। जो दूसरों को कष्ट दे, तो जो दूसरे को कष्ट देंगे वो क्या कहलाते? क्रूर कहलाते हैं, ओके। जो हर जगह मौजूद होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, भगवान हो गया, ये सब क्या हर जगह मौजूद है, तो वो क्या हो गया? सर्वव्यापी हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरे क्या होता है भाई? भाषा में प्रचलित एक विशेष वाक्यांश जिसका अर्थ अनेक सामान्य शब्दार्थ से अलग अलग होता, उसे क्या कहते हैं? उन्हें मुहावरे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये सब हम लोग मुहावरे और मुहावरे लोकोक्तियां में अंतर क्या है ये भी आपको जानना होगा। मुहावरा क्या है? कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, हम
कई अपना कोई सेंटेंस बोल रहे बीच में हम उसको बोल देते हैं, लेकिन जो लोकोक्तियां हैं, ठीक है, जो लोकोक्तियां हैं ये ग्रामीण वगैरह में जो बोला गया है फेमस ये है डायलॉग, वो क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, वो एक क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसको और कोई शब्द का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कान भरना, तो हम बोलेंगे ना राम ने गीता का कान भरा, ऐसे बोलेंगे राम ने उसके बारे में कान भरा, है कि नहीं, ये सब क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे अज्जल गगरी छलकत जाए, ये क्या है, लोकोक्तियां हैं, दैट मीन इसमें क्या होता है, अधूरा ज्ञान रखने वाला क्या करता है, अत्यधिक दिखावा करता है। तो ये क्या हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, इसको किसी शब्द का जरूरत और नहीं पड़ा। ओके, चलिए तो मुहावरा कुछ देखते हैं हम लोग फेमस। तो आंख का तारा होना, दैट मीन बहुत प्रिय होना। बच्चे अपने माँ का क्या होते हैं, आंख का तारा होते हैं, अत्यधिक प्रिय होते हैं, है कि नहीं। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, हराना, ठीक है, बुरी तरह के से हराना होता है। ओके, फिर देखिए नाक कटाना, नाक कटाना का मतलब क्या होता है, अपमान होना। तुमने मेरी नाक कटवा दी, दैट मीन क्या कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, है कि नहीं। चलिए, आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना, ये तो आप लोग को पता ही होगा आग बबूला होना। अब देखिए कुछ लोकोक्तियां हैं, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। ये कहावत होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। फिर देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो जैसे कीजिएगा वैसे ही आपको भोगना भी पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ आप मतलब अगर आप दृढ़ निश्चयी होते हैं तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। ओके, एकता में बल है। उसके बाद नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है, जब आप अपने दोस्त किसी और पे क्या करते हो, थोपते हो। ओके, हम हॉस्टल में रहते हैं, घर जाके हम रोटी बनाते हैं तो गोल नहीं बनता है। ओके, गोल नहीं बनता है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि अभी तक रोटी बनाने नहीं सीखी, तो हम क्या बोलते हैं कि हम बनाने जानते हैं मम्मी, आपका चक्की बेलन खराब है, ठीक है। दैट मीन हम क्या करें, अपना दोस्त किसको दे दे रहे हैं, चक्की बेलन को। तो इसी को कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब आपको उस कार्य के लिए आप सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, दूसरा को हम लोग दोष दे देते हैं। और ये काम हम लोग अक्सर करते रहते हैं, करते हैं ना। चलिए, अब हमारा आ गया पल्लवन। ओके, कि पल्लवन क्या है और संक्षेपण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्टिव आता है तो कंफर्म क्वेश्चन है, ये आएगा ही। ओके, चलिए तो पल्लवन क्या होता है भाई, तो पल्लवन होता है किसी सूक्ति वाक्य विचार को विस्तार से समझाना, ठीक है, किसी सूक्ति वाक्य विचार को विस्तार से समझाना। विस्तार से मतलब एकदम लंबा करके आपको जितना मन है आप उतना समझाओ। मतलब मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिए, एकता में बल, ठीक है, एकता में बल। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बारे में जब आप पैराग्राफ लिखते हो, आता ही है ना एग्जाम में, पैराग्राफ लिखते हो। पैराग्राफ लिखना मतलब जो आपके मन में इसके बारे में जो विचार है, ठीक है, जो आपके मन में इसके बारे में विचार है उसको लिखना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इसके बारे में समझना और लिखना, यही क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए दिया हुआ है, समय अमूल्य, ये भी क्या है, एक वाक्य ही है, ठीक है, एक वाक्य, इसके बारे में इसने यहाँ पे लिखा है विस्तार से, तो यही क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। ओके, अब देखिए संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण मतलब क्या होता है, संक्षिप्त वर्ड से आया हुआ है संक्षेपण, तो किसी चीज को छोटा करना। ओके, आप एग्जाम में नहीं, जैसे आप 4 पेज का आप स्टोरी पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, फिर आपके पीछे में बुक के नहीं मतलब चैप्टर के पीछे में आधे पेज में उसका समरी लिखा हुआ रहता है कि नहीं, जो वहाँ पूरे 4 पेज को आप यही आधे से समझ जाओगे कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, इसका इम्पोर्टेंट घटना क्या है। तो इसी को क्या कहना, संक्षेपण किया। क्या किया, बड़े वाक्य को क्या किया, उसने छोटा किया, ठीक है, बड़े वाक्य को क्या किया, छोटा किया। इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी लेख या विचार को कम शब्दों में उसके मुख्य अर्थ के साथ प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। ओके, चलिए, अब हमारा आ गया संप्रेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ओके, वीवीआई, संप्रेषण क्या है, तो देखिए संप्रेषण क्या है, तो सबसे पहले बात जो हमें क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कि नहीं, और जब तक हमारे पास कोई भाषा नहीं रहेगी, भाषा तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने विचार को, अपने दिमाग में जो सोचते हो, अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट को,
अभिव्यक्ति को, है कि नहीं? इस सबको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? कैसे एक्सप्रेस करोगे? थ्रू लैंग्वेज। आपका मीडियम क्या होगा? भाषा होगा। कोई भाषा का मदद से क्या करोगे? दूसरे को बोलोगे, और वही दूसरे को बोलना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, दूसरे को बोलना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। और ये कितना आवश्यक सोच लीजिए, जब हमारा पिछले जब आदिम ये था हम लोग, तो उस टाइम भाषा नहीं थी हमारे पास, इसीलिए हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। अभी भाषा क्या है? भाषा आ गई है हमारे पास, विभिन्न प्रकार के भाषाएं आ गई है, तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्या कर रहे हैं? हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। और आपका संप्रेषण जितना अच्छा, आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा, आप उतना ही ज़्यादा रिलेशन आपका क्या होगा? बिल्ड होगा। आपका संबंध समाज से उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसका अर्थ को हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने विचार, भावनाएं और सूचनाएं दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती ही है। फिर देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचार, भाव, ज्ञान, सूचना किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। अपने अपने विचार को, अपने भाव को, अपने ज्ञान को, अपनी सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, या किसी ग्रुप तक, व्यक्ति नहीं ओनली कि ऐसा बस खाली एक इंडिविजुअल व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा नहीं, कोई दूसरे ग्रुप तक पहुंचाना भी क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। देखिए, इसके संप्रेषण के मुख्य तत्व क्या होते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, कुछ इसके मुख्य तत्व होते हैं, इसको देखिए। तो पहला क्या होता है भाई? प्रेषक। प्रेषक मतलब भाई जो मैसेज भेजेगा, जो संदेश भेजेगा। ठीक है, अभी हम आपके लिए क्या है? प्रेषक है। क्या है? हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपके लिए मैसेज क्या कर रहे हैं? मैसेज लिख रहे हैं, चाहे बता रहे हैं। ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर देखिए, प्रेषक संदेश कुछ तो रहेगा, वही ना भेजेगा। मिठाई भेजेगा नहीं ना आपको। ठीक है, चलिए माध्यम। अब माध्यम होगा, मीडियम होगा, किसके थ्रू भेज रहा है? तो हम थ्रू इंटरनेट भेज रहे हैं कि नहीं? थ्रू टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं कि नहीं? हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू भेज रहे हैं हम, तो उसी को क्या कह लेंगे? मीडियम, जिसके द्वारा हम भेजते हैं, माध्यम। ओके, फिर ग्राहक। ग्राहक मतलब रिसीवर। यहाँ पे आप क्या हो गए? ग्राहक हो गए मेरे, है कि नहीं? आप क्या हो गए? ग्राहक हो गए। क्यों हो गए? ये वीडियो अपलोड हुआ, अब उसके मोबाइल के थ्रू, अपने इंटरनेट के थ्रू आप क्या करोगे? इस वीडियो को रिसीव करोगे, ग्रहण करोगे, है ना? चलिए, फिर प्रतिक्रिया। आप देखिए, प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया? आपको हम प्रेषक, सेंडर, हम आपको मैसेज भेज दिए, ठीक है, किसी मीडियम के जरिए। आपने उसको रिसीव किया, अभी 1-2 घंटा बाद ही वीडियो पे चले जाएगा, चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कुछ भी कि हाँ थैंक यू मैम, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर जो भी हो सकता है। पॉजिटिव, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। और वही जो आप रिस्पॉन्ड करोगे हमको, जो कमेंट करोगे, वही क्या होगा? हमारा फीडबैक होगा। और फीडबैक ही क्या होता है? अंतिम चरण होता है किसी भी संप्रेषण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चरण का अंतिम ये क्या होता है? फीडबैक होता है। ओके, चलिए, अब इसमें देखिए कि संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मुख्यतः इसको किस 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या में? मौखिक में। मौखिक संप्रेषण मतलब जो अभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, लिखित संप्रेषण, और एक क्या हो गया? अमौखिक, गैर मौखिक। इसमें क्या हो जाएगा भाई? अमौखिक, गैर मौखिक में क्या हो जाएगा? जो हम आपको अभी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो हाँ ना आप बोलते हो, आई कांटेक्ट करते हो, ये हाथ मिलाते हो, ये सब क्या हो गया? गैर मौखिक हो गया। ठीक है, चलिए, मौखिक में देख लीजिए इसका आपका क्या है? जब संदेश बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। बोलकर या सुनकर आप जब बताते हो, बातचीत करना, भाषण करना, व्याख्या करना, चर्चा करना, ये सब क्या आ जाएगा? मौखिक संप्रेषण में आएगा। ओके, चलिए, इसका फायदा क्या है? प्रतिक्रिया तुरंत मिलता है। आप जब अपने फ्रेंड से बात करते हो तो ऐसा तो नहीं है 3 घंटा बाद आपको ये करता है। मौखिक में आप मौखिक बोल रहे हो, दैट मीन तुरंत आपको क्या मिलेगा? प्रक्रिया मिलेगा, स्पष्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, लिखित संप्रेषण क्या है भाई? जो अभी आप अपने कॉपी पे लिखते हो, लेटर लिखते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संप्रेषण कहते हैं। ये क्या रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता है, अभिलेख के लिए, है कि नहीं? पत्र हो गया, निबंध हो गया, रिपोर्ट हो गया, ईमेल हो गया, बड़े बड़े सरकारी प्रशासनिक कार्य में हम क्या करते हैं? लिखित संप्रेषण ही करते हैं। मौखिक का उतना वैल्यू नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अमौखिक में देखिए आपका क्या हो गया, इसमें क्या संकेत, हाव भाव, चेहरे, शारीरिक भाषा, मतलब क्या अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बोलते हैं। आप बहुत कोई आपको टोका होगा कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, घर का ही लोग बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं, बॉडी लैंग्वेज सुधारो। तो बॉडी लैंग्वेज भी क्या होता है, हमारा बहुत कुछ संदेश देता है, बताता है, उसके कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग क्या मतलब अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे मुस्कान हो गया, हाथ के संकेत, सिर हिलाना, ये सब क्या हो गया आपका, गेस्चर हो गया, ठीक है, बॉडी गेस्चर इसको बोलते हैं। इसका महत्व देखिए, संप्रेषण का क्या क्या महत्व है, तो विचारों का आदान प्रदान करना, आपके दिमाग में जो थॉट है, विचार है, उसको आदान प्रदान किसके कैसे जो कर रहे हैं वही क्या कहला रहा है, संप्रेषण कहला रहा है, ठीक है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये भी क्या है, संप्रेषण ही है, ओके, कोई नया चीज नहीं है। समाज में समझ और सहयोग बढ़ाता है, ठीक है, समाज में क्या करता है, समझ और सहयोग बढ़ाता है। अभी देखिए डिजिटल ये है, अब भले एसी पेपर का तो कोई ट्यूशन करेगा नहीं, है कि नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को एक तरह से मदद करने का ही प्रयास कर रहे हैं, सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पास हो जाओ, है कि नहीं। फिर शिक्षा क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, जो मेरे को पता है हम आप लोग को बता रहे हैं, मेरे को पता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो वो चीज़ हमको बता रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगा कि नहीं। फिर देखिए व्यापार और प्रशासन में कार्य को आसान बनाता है, यह लोगों के बीच संबंध को मजबूत करता है। आप बोलिएगा नहीं, अपने भाव अपने इमोशंस को नहीं बताइएगा। मान लीजिए आपका पार्टनर है, ठीक है, आप उसको अपने फीलिंग्स के बारे में बताइएगा नहीं, इमोशंस के बारे में बताइएगा नहीं, और बोलिएगा हम बहुत प्यार करते हैं, तो वो नहीं होगा। क्या होता है, हमें बताना पड़ता है, ठीक है, फैमिली हो, फ्रेंड हो, पार्टनर हो, किसी को भी हो, बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए निबंध लेखन, तो निबंध लेखन में तो आपका परिभाषा वगैरह आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा, जिसमें आपको देखिए आपको सेमेस्टर 1 में है तो आपको ये फॉर्मेट बता देते हैं कि पहले प्रस्तावना लिखिएगा, इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ठीक है, फिर उसका मुख्य भाग लिखिएगा, फिर उपसंहार यानी कंक्लूजन लिखिएगा उसको, ठीक है। निबंध के प्रकार भी हैं, तो देख लीजिए, वर्णनात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं, कथात्मक होते हैं और विवेचनात्मक होते हैं, ठीक है। पत्र लेखन तो आपको पता है दो तरह का होता है, औपचारिक होता है और अनौपचारिक होता है, ये सब आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर इसका देखिएगा, उसका जो होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम एवं उसकी उपयोगिता। लास्ट टॉपिक है आपकी कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या है, उसकी उपयोगिता का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजे या प्राप्त किए जाते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार कहते हैं। अभी जो हम आपको भेजे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक संचार ही है, ओके। इसके प्रमुख माध्यम क्या है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, ये सब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ठीक है, संचार करने का। आप वीडियो कॉल पे बात करते, ये सब क्या है, वीडियो कॉल पे आप इंटरव्यू देते हो, होता है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके महत्व क्या है भाई, तो तेजी से आदान प्रदान होता है, आपको मुंबई जाना है, अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका इंटरव्यू हो जा रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। हो सकता है आपको डाउट है भाई जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतना दूर जाएंगे, होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका घर बैठे बिना पैसा लगाए आपका काम बन गया, तो ये क्या हो गया, बेस्ट हो गया आपके लिए, है कि नहीं। दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क संभव होता है, शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो गई, व्यापार में काम तेजी होता है, समय और धन दोनों की बचत होती है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा वीडियो क्या हुआ, खत्म हुआ, ओके। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।